नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। क्या मोदी सरकार हर भारतीय की जासूसी कर रही है? क्या लोगों के निजी डाटा पर सरकार लगातार निगरानी कर रही है? फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कॉग्नाइट और सेफ्टियर जैसी इजरायली टेक कंपनियों से शक्तिशाली निगरानी उपकरण खरीदकर अपने नागरिकों की जासूसी कर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार एक पिछले दरवाजे के माध्यम से व्यक्तिगत डेटा को इंटरसेप्ट करती है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इसके माध्यम से मोदी सरकार देश के 1.4 बिलियन नागरिकों की जासूसी करती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हर दिन व्यक्तिगत डेटा समुद्र के नीचे केबल लैंडिंग स्टेशनों के माध्यम से गुजरती है, जो देश के तट के चारों ओर बने हैं और देश को बाकी दुनिया से जोड़ते हैं। इनमें से प्रत्येक में हार्डवेयर लगाया गया है जो एआई और डेटा एनालिटिक्स की मदद को लेकर जरूरत पड़ने पर देश की सुरक्षा एजेंसियों को डेटा ढूंढकर कॉपी कर दे सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की सत्य हिंदी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उस रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं वो काफी गंभीर हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दुनिया भर के देशों में पनडुब्बी केबल परियोजनाओं पर काम करने वाले 4 लोगों का हवाला दिया गया है, जिन्होंने कहा भारत इस मामले में असामान्य है कि यहाँ दूरसंचार कंपनियों को खुले तौर पर समुद्र के नीचे केबल लैंडिंग स्टेशनों और डेटा केंद्रों पर निगरानी उपकरण स्थापित करने की जरूरत होती है, जो कि संचालन की शर्त के रूप में सरकार से अनुमोदित है। भारत के संचार बाजार के तेज गति से बढ़ने के साथ ही कई कंपनियां निगरानी उपकरण बेचने की होड़ में हैं। इनमें वेहर जैसी घरेलू इकाइयां शामिल हैं, लेकिन इजराइल की कॉग्नाइट और सेफ्टियर जैसी कंपनियां भी शामिल हैं, जिनके बारे में लोगों को कम ही पता है। लाइव मिंट ने एफटी की रिपोर्ट के हवाले से खबर दिया है कि इजराइल स्थित सेफ्टियर ने कथित तौर पर अपनी वैध इंटरसेप्शन तकनीक मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और सिंगापुर की सिंगटेल सहित दूरसंचार समूहों को बेची है। सेफ्टियर के प्रचार वीडियो के अनुसार इसकी तकनीक टारगेट की आवाज, संदेश सेवा, वेब सर्फिंग और ईमेल पत्राचार की जानकारी निकाल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य इजरायली कंपनी कॉग्नाइट भी भारत में निगरानी उपकरण उपलब्ध कराती है। बता दें 2021 में मेटा ने आरोप लगाया था कि कॉग्नाइट उन कई कंपनियों में से एक थी जिनकी सेवाओं का इस्तेमाल कई देशों में पत्रकारों और राजनेताओं को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा था। हालांकि इसमें भारत का उल्लेख नहीं था। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेफ्टियर उन दर्जनों कंपनियों में से एक थी जिन्हें अटलांटिक काउंसिल ने 2021 में संभावित रूप से गैर जिम्मेदार प्रसारक माना था। अमेरिका स्थित थिंक टैंक ने अनुमान लगाया था कि ये कंपनियां जोखिम को स्वीकार करने या अनदेखा करने को तैयार हैं। भारत और चीन में मामले से परिचित सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शायद अगले सप्ताह नहीं आएंगे। 2 भारतीय अधिकारियों, चीन स्थित एक राजनयिक और एक अन्य G20 देश की सरकार के लिए काम करने वाले अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ली क्यांग के नई दिल्ली में 9-10 सितंबर की बैठक में बीजिंग का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है। इस संबंध में भारतीय और चीनी विदेश मंत्रालयों के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए नेताओं की होड़ मुंबई में लग गई है। राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बाकी नेता भी पहुंच चुके हैं और मीडिया से बात की है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि हमारी जो भी पहचान इस दुनिया में है वो इंडिया है। उनको दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है कि इंडिया अच्छा काम कर रही है। मैं युवाओं से कहूंगी कि उन्हें गांधी जी के प्यार, सम्मान और शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया की इस बैठक के कई मायने हैं। जनता खुद चाहती है कि उनके सामने एक सही विकल्प रखा जाए। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने वाले लोगों को जनता करारा जवाब देना चाहती है। अगर हम एकजुट नहीं होते तो जनता माफ नहीं करती। वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इंडिया के मायने हैं कि हम सभी एकजुट होकर देश से गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई हटाएं। हमारा फर्ज है कि देश की एकता, अखंडता, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए साथ मिलकर लड़ें। वहीं अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा है कि इंडिया नाम ही अपने आप में बड़ा है, इस नाम से ही बीजेपी में घबराहट है। बीजेपी को अब समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा है कि विपक्ष के गठबंधन से बीजेपी बौखला गई है। ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं यह गठबंधन सफल ना हो जाए, लेकिन यह गठबंधन भारत के करोड़ों लोगों का है, जिसका फेल होना असंभव है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं।
आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन देश को जोड़ने के लिए है। इस देश में बहुत सारी चीजें टूट गई हैं, सपने बिखर गए हैं। ये गठबंधन उन्हें समेटने के लिए है, इस देश की चोट को भरने के लिए है। वहीं सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि इंडिया के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया ने प्रधानमंत्री और भाजपा को हतोत्साहित कर दिया है। इसके अलावा बाकी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर निशाना साधने के साथ इंडिया गठबंधन की तारीफ की है। गौतम अडानी के अगुवाई वाले अडानी ग्रुप की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एक मीडिया ग्रुप की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीदकर स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश किया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की इस रिपोर्ट को गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स के साथ शेयर किया गया है। इसमें अडानी ग्रुप के मॉरिशस में किए गए ट्रांजैक्शन की डिटेल का पहली बार खुलासा करने का दावा किया गया है। इसके मुताबिक ग्रुप की कंपनियों ने 2013 से 2018 तक गुपचुप तरीके से अपने शेयरों को खरीदा। नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन OCCRP का दावा है कि उसने मॉरिशस के रास्ते हुए ट्रांजैक्शंस और अडानी ग्रुप के इंटरनल ईमेल्स को देखा है। उसका कहना है कि उसकी जांच में सामने आया है कि कम से कम 2 मामले ऐसे हैं जहां निवेशकों ने विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे और बेचे हैं। गुरुवार को आई OCCRP की रिपोर्ट में 2 निवेशकों नसीर अली शाबान अहली और चांग चुंग लिंग का नाम लिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये लोग अडानी परिवार को लॉन्ग टाइम बिजनेस पार्टनर्स हैं और उसने अपनी रिपोर्ट में इन्हीं दोनों की जांच की है। इस रिपोर्ट में भी अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का नाम आया है। इससे पहले भी अडानी के बड़े भाई विनोद की प्रभावशाली भूमिका के पुख्ता सबूत मिले थे। हालांकि अडानी समूह ये कहता रहा है कि कंपनी के रोजमर्रा के मामलों में विनोद अडानी की कोई भूमिका नहीं है। गार्जियन ने जो दस्तावेज देखे हैं उसके मुताबिक विनोद अडानी के 2 करीबी सहयोगियों को उन ऑफशोर कंपनियों के एकमात्र लाभार्थियों के रूप में बताया गया है जिनके जरिए पैसा प्राप्त होता दिखाई दिया। इसके अलावा वित्तीय रिकॉर्ड और इंटरव्यू से पता चलता है कि मॉरिशस स्थित 2 फंडों से अडानी स्टॉक में निवेश की देखरेख दुबई स्थित एक कंपनी द्वारा की गई थी, जिसे विनोद अडानी की जान पहचान के कर्मचारी द्वारा चलाया जा रहा था। बता दें, इस खुलासे का पीएम मोदी पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव हो सकता है, जिनका गौतम अडानी के साथ 20 साल पुराना संबंध है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से ही पीएम मोदी से गौतम अडानी के संबंधों और कथित साझेदारी को लेकर कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। मोदी का पीछा इन सवालों से नहीं छूट रहा है। अडानी ग्रुप ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि समूह से जुड़ी कंपनियों ने भारतीय शेयर बाजार में लाखों डॉलर का निवेश कर अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदे। ये रिपोर्ट जॉर्ज सोरोस की संस्था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने जारी की है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक अडानी ग्रुप ने कहा है कि हम इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करते हैं। ये रिपोर्ट आधारहीन हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पुनर्जीवित करने के लिए जॉर्ज सोरोस की संस्था और विदेशी मीडिया के एक वर्ग की कोशिश है। एक स्वतंत्र निर्णायक प्राधिकारी और अपेलेट ट्रिब्यूनल दोनों ने पुष्टि की थी कि सारे लेन देन कानून के अनुसार थे। बता दें, फाइनेंशियल टाइम्स और गार्डियन में छपी इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियां सालों तक सीक्रेट तरीके से अडानी ग्रुप के शेयर खरीदती रही हैं। ये वो समय था जब अडानी की कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही थी और वो देश के सबसे अमीर शख्स बन गए थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा वापस मिलने की कोई सटीक टाइमलाइन नहीं बताई जा सकती है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से पूछा था कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का सरकार का रोडमैप क्या है। इस सवाल के जवाब में गुरुवार को केंद्र सरकार ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई सटीक समय सीमा नहीं दे सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव के लिए तैयार है। वाराणसी पुलिस ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक दलित सहायक प्रोफेसर की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि दलित महिला प्रोफेसर के विभाग में एक महिला और 2 छात्रों सहित 2 सहयोगियों ने उनके साथ मारपीट, छेड़छाड़ और अपमानित किया। हालांकि घटना 22 मई को हुई थी, लेकिन पुलिस ने 27 अगस्त तक मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच के बाद 2 सहायक प्रोफेसरों सहित
4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता फैकल्टी की एक सीनियर सहायक प्रोफेसर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपी उनसे रोजाना कपड़े उतारकर विश्वविद्यालय का चक्कर लगाने को कहते थे। भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2023 के लिए बुधवार को श्रीलंका पहुंच चुकी है। भारत का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है, जो शनिवार को खेला जाएगा। वहीं बीसीसीआई ने भारतीय टीम का वीडियो शेयर किया है, जिसमें खिलाड़ी दिल्ली से कोलंबो होते हुए कैंडी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब कोलंबो से टीम इंडिया कैंडी के लिए रवाना होती है तो श्रीलंकाई फैन हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हैं। बता दें, टूर्नामेंट का आगाज बुधवार से हो चुका है। टीम इंडिया के साथ अभी केएल राहुल नहीं गए हैं। वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर में हैं। राहुल शुरुआती 2 मैचों में नहीं खेल पाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।